यदि साल भर पढ़ाई की होगी तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यदि साल भर पढ़ाई नहीं की होगी तब भी एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन रमज़ान सालो आर्मी की तरफ से। बिग फैन भाई, बिग फैन। यदि साल भर पढ़ाई की होगी तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यदि साल भर पढ़ाई नहीं करके तब भी एक दिन से फ़र्क। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है जो चीन का है। गुब्बारा है अमेरिका में जा पहुंचा और अमेरिका ने इसको मार गिराया। क्या बात है भाई साहब। 5 फरवरी 2023 के द हिंदू की न्यूज़ छपी है। तो ये कंट्रोवर्सी है भाई। अमेरिका ने कहा है कि भाई क्या है, यूएसए ने कहा है कि भाई क्या है ये। चीन ने कहा भाई हमारे ये जो मौसम का प्रेडिक्ट करने वाला था, और ये देखो जा कहाँ पहुँचा, अमेरिका के पास। मतलब कितना दूर गया देखो। तो ये हाथ हिला दे अरुण जेटली, और ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने 3 बार एक ही इलेक्शन में खड़े हुए थे। ये 3 जगह सुप्रीम कोर्ट ने आम या विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की से रोकने की याचिका खारिज कर दी है। तो कुछ ना भाई ये लगाई है याचिका कि भाई कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी ने भी 2 जगह से लड़े थे, और राहुल जी भी 2 जगह से लड़े थे, जिसमें एक जीते थे। और अगर 2 जगह जीत जाते थे तो एक का उपचुनाव होता है, उसमें खर्चा आता है। तो इस संबंध में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ये मामला है जो संसद का है, संसद इस पर कानून बनाए। तो कुछ मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट संसद के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई हमारा यह जो काम है कानून को रखना है, ना कि कानून बनाना है। तो ये अल्टीमेटम देखे संसद ने जो कानून सुप्रीम कोर्ट नो बर इन कॉन्स्टिट्यूंट 2 सीट्स ऑन द 1 पोल। सुप्रीम कोर्ट जज प्लेन स्टॉप कैंडिडेट्स फ्रॉम द कंटेस्टिंग 2 सीट्स। कोर्ट ने कहा भाई ये भी हमारा मामला नहीं है, ये उनका है। तो मोदी जी है संसद में ऐसा कुछ कानून पारित करेगी भाई, और ऐसा शायद ही करेंगे ये लोग। यानी अपनी पैर पकड़ी कौन मारेगा। तो ऐसा कुछ इसमें सुधार करने के लिए कहा था। तो मामला क्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संसदीय प्रभुत्व और राजनीतिक लोकतंत्र का मामला बताया। मामला पूरी तरह से विधायी डोमेन के अंतर्गत आता है। निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम आरपीए की धारा 33(7) एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से कोई भी संसदीय राज्य विधानसभा है, द्विवार्षिक परिषद है या उपचुनाव लड़ने की अनुमति देती है। यह प्रावधान 1996 में पेश किया गया था। इससे पहले निर्वाचन क्षेत्र की संख्या पर कोई रोक नहीं थी जहां से एक उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता था। आरपीए की धारा 70 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन में एक से अधिक सीट के लिए चुना जाता है तब वह निर्धारित समय के भीतर सभी सीटों में से एक को इस्तीफा देना नहीं देता है तो सभी सीटें खाली हो जाएगी। तो ये धारा है 70 है। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल किसी सदन में एक से अधिक सीटों चुनाव जाता है तब तक वह निर्धारित समय के भीतर सभी सीटों से में से एक इस्तीफा नहीं देता तो दोनों खाली कर दी जाएगी। तो इसमें एक अल्टीमेटम दिया रखा है कि भैया जो 2 जगह से आप अगर चुनाव जीत जाए 2 जगह पर नहीं रह सकते, एक जगह इस्तीफा देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करता तो दोनों जगह पर उसको पद खाली रखा जाएगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मामला है हमारा नहीं है, विधायी डोमेन का है। तो ये पूरा मामला है विधायी डोमेन के अंदर आता है। तो ये इसमें जो संसदीय ये प्रभुता है कि भाई इसमें कानून बनाए, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुड़वा उम्मीदवारी से संबंधित मुद्दे, संसाधनों की बर्बादी, तो इसके कुछ तरह के देख लेते हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ने के बाद तत्काल उपचुनाव शुरू हो जाता है। हितों का टकरार उम्मीदवार अपने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए समान समय और ध्यान देने की सक्षम नहीं हो सकते हैं। विरोधाभासी प्रावधान आरपीए की धारा 33(7) उम्मीदवारों को 2 सीटों चुनाव लड़ने की उम्मीद देता है। धारा 70 उम्मीदवारों को 2 निर्वाचन क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व करने में रोकता है। मतदाता भ्रमित हो सकते हैं कौन से उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। भ्रष्टाचार और धारणा कई निर्वाचन क्षेत्रों में दौड़ना भी उम्मीदवार की प्रेरणा के बारे में सवाल उठ सकता है और भ्रष्टाचार की धारणा बन सकता है। लोकतंत्र को खतरा, ये निष्पक्ष और समान प्रतिनिधित्व की सिद्धांत को कमज़ोर कर सकता है।
तो ये कुछ धारणाएं हैं इस मुद्दे में, कुछ जो धारणाएं बनी हुई लोगों की। धारा 33 की वैधता पर देखा। सरकार की राय है कि कानून चुनाव लड़ने के उम्मीदवार के अधिकार को कम नहीं कर सकती और उम्मीदवारों को राजनीतिक पसंद को कम नहीं कर सकता। संशोधन से पहले उम्मीदवार कितने भी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार ये कहते हैं कि 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिबंध काफ़ी उचित था और कानून बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सरकार ने कहा है। विधाता धारा 33(7) वैधता पर देखें। भारतीय चुनाव आयोग ने 2018 में एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने 2004 में धारा 33(7) संशोधन कर प्रस्ताव दिया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है तो दोनों में से जीतता है तो उसे 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक सीट खाली करनी होती है, जिसका अर्थ यह है कि उपचुनाव के संचरण में प्रहारीय व्यवहार वाले एक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि एक उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए 5 लाख या आम चुनाव में 10 लाख रुपए की राशि जमा करानी चाहिए। इस राशि का आयोग उपचुनाव में खर्च को कवर करने के लिए किया जाएगा। सेंट्रल एक्सटेंड डेडलाइन फॉर द लिगार्ड सोलर स्कीम। तो सेंटर की जो कुसुम है, जिसकी स्कीम का नाम है कुसुम, तो कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा उद्यान महाअभियान। कुसुम तो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान 2022 तक ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट और ऊर्जा क्षमता वाले स्थापित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम कुसुम योजना समय सीमा के अंदर 2026 तक बढ़ा दी गई है। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने लोकसभा एक प्रश्न लिख उत्तर में ये बात कही। तो बिजली मंत्री है वो आर.के. सिंह है, उन्होंने ये बात कही है कि भाई पीएम कुसुम स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। तो ये GS2 पेपर में आ सकती है, तो आप इस पर ध्यान दें। UPSC प्रीलिम्स, ठीक है, GS2 का पेपर है, उसके अंदर आ सकती है। हाँ तो ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम कुसुम अपॉर्चुनिटीज़ 43 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स अंडर द कॉर्पोरेशन हैज़ बीन द इंस्टॉलेशन। तो कन्वर्जेशन, तो ये कुछ है इंग्लिश बाई मेरी हिंदी के अंदर देखते हैं हम लोग। तो इंग्लिश इज वीक, तभी वैक्यूलरी देखते हैं, रोजाना वैकेबलरी पढ़ते हैं। पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एक उत्तम महाअभियान। ये योजना 2019 में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। यह देश में सौर पंप और ग्रिड से जुड़े और सौर अन्य नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों स्थापित करने के लिए किसानों के लिए एक योजना है। फरवरी 2019 में स्वीकृत योजना का उद्देश्य वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में लक्ष्य 2022 तक 25,750 मेगावाट और सौर की नवीनीकरण क्षमता जोड़ना है। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी बंजर भूमि और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए इसे ग्रिड को बेचने की क्षमता बनाना है। ये ग्रिड को अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने की अनुमति देकर किसानों की आय को बढ़ाने की प्रयास करती है। यह योजना 2019 में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRI की एक पहल है। तो देश में जो सौर पंच हैं, ग्रिड से जुड़े हैं, इन्हें ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना है। फरवरी 19 में स्वीकृत हुई योजना का उद्देश्य वित्तीय और लघु सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसमें है जो 22 लक्ष्य रखा था, इसमें 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और नवीनीकरण क्षमता है। तो याद रखना, ये नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। नवीनीकरण यानी कि जो नवीनीकरण संसाधन है उनकी एक जो पहल है। फीचर्स ऑफ द कुसुम स्कीम, तो इसने जो है प्लांट लगाए हैं। ओवरऑल लाख सस्टेनेबल सोलर पंप
इंस्टॉल्ड एट द अंडर पीएम कुसुम स्कीम। योजना का महत्व ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाएं, किसानों की अधिशेष सौर ऊर्जा के बारे में बेचने के लिए प्रोत्साहन करना है, जलवायु आपदा को निर्वसित करें, उन्हें बिजली बनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाए और बदले में इसका अर्थ होगा कि भूजल को उचित कुशल उपयोग के लिए कार्बन उत्सर्जन के प्रति 32 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तक कम करना है। रोजगार और अधिकारिता, सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापित रखरखाव और संचालन में नौकरी के अवसर और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। संबंधित चुनौतियां, वित्तीय और रसद उम्मीद मुद्दे, सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना लागत और घटता जल स्तर गिरने की स्थिति में ऊर्जा क्षमता और पंपों की अपग्रेड करने की अधिक कठिन काम हो जाता है। नियमन बाधाएं और स्थिरता, जैसे ग्रिड और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कनेक्शन पर प्रतिबंधित है। तो इसके समय कुछ महत्व भी है, इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। इंटरनेशनल सोलर स्कीम, टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। तो कुछ वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक की कुछ रिपोर्ट्स है, तो आगे देख लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि भाई जो हमारी वो दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है, दुनिया का कितना प्रोटेक्शन कर रही है। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जिसमें बैठक हुई थी, तो कुछ डिस्कस हैं इसके बारे में करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ई ग्राम स्वराज, इसके बारे में बात करते हैं। ई ग्राम स्वराज, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज 2.0 मंथन चार्टिंग न्यूज पौरतों का परामर्श के लिए एक बहुहितधारक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में, पोर्टल का उद्देश्य तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से शासन के तीसरे स्तर की क्षमता को निर्माण करना है। पोर्टल का उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लोकान के बेहतर पारदर्शिता लाना है। एप्लीकेशन को ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायती एंटरप्राइजेज सूट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। पोर्टल में मॉड्यूलों में पंचायती पोल, योजना प्रगति रिपोर्ट और लेखा शामिल है। तो इस तरह का ई ग्राम स्वराज है। तो ग्रामीण के अंदर रोजगार पैदा करने के लिए जो ये लॉन्च किया है। तो ये बहुहितकारी सम्मेलन है। इसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में उद्देश्य तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से शासन के तीसरे स्तर को की क्षमता है का निर्माण करना है। पोर्टल का उद्देश्य है विकेंद्रीकृत योजना प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है। तो ये पारदर्शिता के लिए किया गया। तो ग्लोबल इकोनॉमी है जो 22 के अंदर 3.4, 23 के अंदर 2.9 और 24 के अंदर 3.9 और एडवांस इकोनॉमीज है। तो ये एडवांस इकोनॉमी है जो देख लेते हैं। यूनाइटेड की है 2.2.1 और इंडिया एरिया। तो ये कुछ वर्ल्ड की है जो ग्रोथ प्रोजेक्ट और द रीजन। तो ये जो 5 जो स्थायी सदस्य है उनकी जो इकोनॉमी है दिखा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक अपडेट, भारतीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी। तो IMF WHO को हर साल 2 बार अप्रैल अक्टूबर में जारी करता है। इसके अलावा जनवरी और जुलाई में 2 बार अपडेट करता है। प्रमुख निरीक्षण में विश्व अर्थव्यवस्था 2023 में 2.9 बढ़ेगी, मंदी के जोखिम कम हो गया है और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में प्रगति कर रहा है। भारत 2023 और 24 में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। भारत में विकास दर 2022 में 6.8% से घटकर 2023 में जो 6.1% आ जाना है। IMF की अन्य रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट है। रेयर स्पेशल सीन द डर्निंग एशियन विंटर बर्ड्स सर्वाइव 2023 इन कॉल टाइगर रिजॉर्ट है। इसके बारे में देखते थे। जो बर्ड है उनकी सुरक्षा के संबंधित आर्टिकल है। ये इन्वायरमेंटल है। प्लानिट इन द पैलेस इन द स्पेस लीजन, कवल टाइगर रिजर्व, एशियन वाटर बर्ड सैमस 2023 के दौरान कवल
टाइगर रिजर्व में जल निकायों की विभिन्न प्रजातियों के 420 से अधिक पक्षियाँ, दुर्लभ पेरिग्रीन बाज सहित की गणना की गई है। कवल टाइगर रिजर्व के बारे में स्थान तेलंगाना में है। ये कवल टाइगर है जो रिजर्व है, तेलंगाना राज्य की गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जो कि दक्कन प्रायद्वीपीय मध्य और हाईलैंड्स का हिस्सा है। पर्यावास है घने जंगल, घास मैदान, खुले क्षेत्र, नदियों नाले का निकाय हैं। और वनस्पति हैं सौगवन, बांस, महुआ आदि, नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, सांबर, चितादार हिरण और जंगली कुत्ता आदि इनके जो हैं वनस्पति वो जो है रहते हैं टाइगर। ये जो है तेलंगाना के अंदर है। तो यहाँ पर जो प्रजाति है नई पाई गई, जो उसका नाम है पेरिग्रीन बाज सहित गणना की गई दुर्लभ 340 से अधिक पक्षियों। तो ये तेलंगाना राज्य गोदावरी नदी के किनारे हैं कवल टाइगर रिजर्व। आई लव कवल टाइगर रिजर्व, तेलंगाना के अंदर है कवल टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर बाघ की और जो प्रजातियाँ हैं रहती हैं, जो बाज है ग्रीनविच उसकी है। न्यू स्टार्ट ट्रस्टी डिफेंस, तो ये डिफेंस से रिलेटेड है खबर है। न्यू स्टार ट्रस्टी सेना स्पेक्टेबिलियम कैल्सोरिया सावर, केरल वन अनुसंधान संस्थान KFARI, सेना स्पेक्ट्रम विदेशी आक्रमण पौधे को जो है मिटाने के लिए एक प्रबंधन की योजना लेकर आया। विदेशी है पौधा, उसको सेना स्पेक्ट्रबिलियम के बारे में एक छोटा गोल पर्णपाती पेड़ है जो पीले फूल पैदा करता है। अमेरिका की मूल जाति है, इसे सजावटी पौधे के रूप में भारत लाया गया था। फैले हुए क्षेत्र में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि बांदीपुर, नाहरहोल और मधुमलाई और सत्यमलम टाइगर रिजर्व आदि में शामिल है। तो ये है उनको जो है हटाने का काम कर रहा है। ये केरल के अंदर है। तो सेना, इसका नाम है सेना स्पेक्ट्रबिलियम, पीले रंग के फूल आते हैं इसके। केरल वन अनुसंधान संस्था KFARI अमेरिका की प्रजाति है, इसका नाम है सेना स्पेक्ट्रम कैल्सोलारिया सावर, कैल्सोलारिया सावर। कुछ हथियार प्रतिबंध करने के लिए जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी तरफ कुछ पहल किया कि भाई USA और जो भी चल रही है ट्रेस्टी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के बारे में नई स्टार्ट संधि, न्यू स्टेम्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच में एक समझौता है जो कि रणनीतिक हथियारों की सीमा निर्धारित करता है। न्यू स्टार्ट, इसका नाम है ट्रीटी। इसने रणनीतिक आक्रमण हथियारों को केंद्रीय सीमाएं निर्धारित की है और दोनों पक्ष उन सीमाओं तब तक बनाए रखने के लिए बाध्य है जब तक कि संधि लागू रहती है। इसमें रणनीतिक परमाणु हथियार, लॉन्चर और भारी बम वर्क शामिल है। 2010 में हस्ताक्षरित न्यू स्टार्ट ने रूस और अमेरिका द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या 1550 तक सीमित कर दी है 2011 में, जिससे 2026 तक बढ़ा दिया है। 21 में 2026 तक बढ़ा दिया है। तो इनके जो नई ट्रीटी संधि हुई है, जो आर्म्स फोर्स है, न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रस्टी, आमतौर महामारी संधि के रूप में जाना जाता है। WHO की शुरुआती मसौदा वैक्सीन इक्विटी की बात करता है और इसके लिए जोर देता है। गरीब देशों के उपयोग के लिए विकसित किसी भी परीक्षण टीके उपचार के लिए 20% आरक्षण है। जीवन रक्षक दवाओं और टीकों को व्यापकता की महामारी के दौरान बौद्धिक संपदा अधिग्रहण छूट है। नई WHO की वैश्विक महामारी आपूर्ति श्रृंखला में प्रति उपायों को बेहतर निष्पक्ष वितरण के लिए रसद नेटवर्क है। WHO पैथोन एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम घंटे के भीतर रोगजनक और जेनोमिक अनुक्रमणों को साझा किया जाए।
वैक्सीन इनिशिएटिव का मतलब है सभी देशों में ज़रूरतों के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में दिए टीके के आवंटित किया जाना है। तो मसौदा वैश्विक महामारी समझौता है। तो ये कोविड जैसी महामारियों के लिए निपटने के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसकी तैयारी में लगा है कि भाई कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द सेना स्पेक्ट्रम निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये आक्रामक उपजाति हैं। सेना स्टेबलिस जो पौधा है पीले रंग का, सजावट के लिए लाए थे और एक आतंकी बहुत बना बैठा है। तो केरल राज्य के वन्य आवास में एक गंभीर खतरा पैदा करने वाले आक्रामक पौधे सेना स्पेक्ट्रम खत्म करने के लिए एक प्रबंधन योजना लेकर आया। सेना स्पेक्ट्रम भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। सेवा प्रदाताओं, डेटा केंद्र, निगमित निकाय, ऊपरी सभी डेटा केंद्र और निगमित निकाय भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानूनी रूप से अनिवार्य किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 शिकायत अपील समिति GSC के गठन की अनुसूचित किया है। सोशल मीडिया अंडे इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के खिलाफ उपभोक्ता सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना 1921 में किसने की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल, लाला लाजपत राय ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना 1921 में है, जो लाला लाजपत राय ने की थी। इसरो जून और जुलाई 2023 तक सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 इसरो सूर्य और सौर कोरोना को निरीक्षण के लिए जुलाई 23 तक तो ये जो आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, सूर्य का जो है निरीक्षण करेगा। हल्के में ले रहे। भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षर की गई थी। कब की गई थी भाई। तो ये 1908 में भारत और जम्मू कश्मीर में 1960 में की गई थी। समस्या राजस्थान मध्य अंडमान तो ये ऊपरी अंडमान, नीचे अंडमान, बीच में अंडमान, नीचे बीच वाला है मध्य अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। ये उत्तर और मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। ये स्थान संतरे, चावल और वन संपदा, समुद्री जीवन के प्रसिद्ध है। सेंट्रल पीक 732 मीटर। अंडमान द्वीप समूह सबसे ऊंची स्थान है जो सेंट्रल पीक है। 27 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप के कारण आए सुनामी में द्वीप बेहतर डूब गया था। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अन्य द्वीपों की तुलना में ये बहुत कम गंभीर था। थोड़ा ऊंचा है धरातल से। तो इसकी लोकेशन देख सकते हैं आप। और वोकैबुलरी बात है। स्वार्मिंग का मतलब होता है झुंड। स्वार्मिंग का मतलब होता है झुंड। ग्रिपिंग का मतलब होता है मनोरंजन। और डर्टीफुल का मतलब होता है ड्यूटीफुल यानी कर्तव्यपरायक यानी कर्तव्य निभाने वाला। और डिस्ट्रॉय यानी वेहिकल डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फेस्को मतलब होता है असफलता। फेस्को।